जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त मैं जापान के शहर से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। हमेशा आपको कोई न कोई मैं एक व्लॉग भेज रहा होता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर मनोहर हुसैन साहब कायदर यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, साथ हैं। मैं चाह रहा था इनके साथ ऑनलाइन तो बात होती रहती है। मैंने कहा आज इनसे फ़िज़िकली मिलके कोई ना इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, खैरियत है। आपसे ऑनलाइन तो बात होती रहती है और चैनल पे भी बात होती रहती है। मुझसे ज़ाती तौर पे इस तरह मिल के जो फीलिंग होती है, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। आपको कैसा महसूस हो रहा है फिज़िकली मिल के? यकीनी तौर पे एक जापान से पाकिस्तानी निज़ाद एक दोस्त आ जाएँ और फिर वो जापान की नई ताज़ी खबरें भी लेकर आएँ और जापान की खुशबू भी लेकर आएँ, जिसमें पाकिस्तान की खुशबू भी मौजूद हो और जापान की भी हो, तो वो फिर हमें मौसम बहार आते हुए लगता है। मुँह बाहर आता जी। लगता है। माशाल्लाह, डॉक्टर साहब से मैं आपके व्लॉग देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं और मैं उनसे सीखता भी रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अब तक आप उस मुल्क में रह के अपने फ़ील ना करें स्पिरिट के साथ, यू कैन नॉट एनालाइज़ इट। लेकिन आपकी एनालाइज़ करने का जो तरीक़ाकार है, जो आपकी विज़न है, वो मुझे बड़ा क्लिक करती है। तो हमेशा आप मुझसे सवाल करते रहते हैं। मैं चाह रहा था आज आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएँ आप कि बदला लेना चाह रहे हैं। बदला क्या लेना सर, असल में कि इंटरनेशनल मेरे क्वेश्चन होंगे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए। अच्छा। ये इसको डबिंग की जाएगी बकायदा कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम जो देख रहे हैं ना, बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है सर बाहर में, बाहर की मीडिया में, मतलब कि कोई हालात ठीक नहीं है, टेररिज्म है, कोई पता नहीं सियासी हालात ऐसे हैं, बड़ी नेगेटिव से किस्म की दिखाई जाती है। लेकिन असल में मैं पूछना चाहूँगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इन हालात को पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान दुनिया में बहुत अच्छे नाम से जाना जाता था। जी। 1970s लेट 70s 1979 से पहले जब सोवियत इंटरवेंशन होती है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानी सोसाइटी वाज वेरी वाइब्रेंट एंड मैनी डिप्लोमेट्स जो यहाँ पे सर्व करते थे, दे डिजायर्ड कि उनका काश घर हो कराची के अंदर। कराची हो। कराची दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी मशहूर डेस्टिनेशन थी, लोग यहाँ पे आते थे न्यूयॉर्क के बाद और पेरिस के बाद। और पाकिस्तान की हर इदारा प्रॉपरली काम कर रहा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर थी और एक कोहेसिवनेस, सोशल कोहेसिवनेस, हम आहंगी माशरती और सियासी हम आहंगी आपको नजर आती थी। 79 के बाद बदकिस्मती से दुनिया में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक ईरान का रेवोल्यूशन आया जिससे वेस्ट को खतरा हुआ कि ये पहला रिवॉल्ट था अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। सियासी तौर पे तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लोगों को गलत फहमी है कि गालिबन कोई ये मजहबी इनकलाब था, मजहबी नहीं था, इट वाज फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट और कल्चरल आज़ादी थी। तो उसका डोमिनो इफेक्ट जाना था इराक में, टर्की में, पाकिस्तान में। तो उसको रोकना के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई, क्योंकि अमेरिकन स्ट्रेटजी जो ट्विन पिलर स्ट्रेटजी थी, जिसमें एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ईरान अमेरिकन मफादात का मिडल ईस्ट में ख्याल करते थे और ये दोनों ममालिक मिलकर 1956 में नासिर के खिलाफ पैन अरबिज्म को इन्होंने रोका। अब ईरान उसमें से निकल गया। दूसरी डेवलपमेंट जो थी वो सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में और उसकी वजह से जो डॉलर वाला जिहाद था, डॉलर जिहाद कहता हूँ, वो लड़ा गया अफगानिस्तान में। पहले डॉलर जिहाद नहीं था, 3 साल तक पाकिस्तान ने खुद अकेले लड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को डर ये था कि ये पाकिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन हो जाएगी। और इस हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो आखिरी खत अगर आप देखें, जो मुनीर खान को उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं होगा तो ये जो सुपर पावर मैं देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान में इंटरवीन करेगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज नहीं रहेगी। उन्होंने उसी वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था जेल से ही। और वो चाहते थे कि मुनीर खान इस प्रोग्राम को, चाहे वो रहें या न रहें, इसको कंटिन्यू करें। तो उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज वो टार्निश हुआ, बिकॉज हमारा पासपोर्ट अफगान भाइयों के हाथों में लग गया। क्लेशन ऑफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, सेक्टेरियनिज्म, जो जहादिज्म को शुरू किया था अमेरिकन ने, जो टेक्स्ट बुक लिखा, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया। हमने सोवियत फ्रंट पे, एक्सटर्नल फ्रंट पे वॉर जीती, लेकिन इंटरनल फ्रंट पे हमने वॉर नहीं जीती, हमने हारी। और उसकी यहाँ पे जो हमारी इंटरनल पॉलिसी थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, वो गालिबन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, इसको वो उसके बारे में वो जान नहीं पाए कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स हमारे ऊपर क्या आएंगे और उसके लिए हम क्या पॉलिसी मेकिंग करें। जो कि सेकंड फेज में भी, जिस वक्त हमने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया, हमने उस फ्रंट पे तो कामयाबी हासिल की, लेकिन अगेन इंटरनल फ्रंट के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, उस पे फिर हम नाकाम रहे। हमने प्लान ए, प्लान बी तैयार नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये हालात इस वक्त
इस वक्त जो जो दुनिया हालात में हैं। आप कह रहे हैं जो इमेज है पाकिस्तान का इसलिए नेगेटिव है, और उसमें फिर हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं जिसमें अब इंडिया का अगर आप देखें जिसमें EU इन्फो लैब पकड़ी गई 2019 में उसकी रिपोर्ट थी, फिर 21 में रिपोर्ट थी, जिसमें दर्जनों वेबसाइट्स और उसके अलावा झूठे आर्टिकल लिखवाना पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो रशिया टुडे हो या वॉइस ऑफ अमेरिका हो, उसमें वो फिर पकड़ा यूरोपियन यूनियन ने। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और फिर उसी टेररिज्म में जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, अब साबित हो गया कि वो तो इंडिया उसके अंदर शामिल था। जो अब फेटफ की रिपोर्ट आ रही है, जो कनाडा में हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ है, उसके अलावा जो 9 कमांडर्स, नेवल कमांडर्स इंडियन पकड़े गए कतर में जिनको एग्जीक्यूट किया गया, कुलभूषण यादव का हमारे यहाँ पकड़ा जाना, और फिर अब वो रिपोर्ट फेटफ ये कह रही है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया मुलविस रहा है, गालिबन कोई 850 बिलियन डॉलर से वो ज्यादा की रकम बताई जा रही है, जो कि 10 सालों में हुई है, उसका ताल्लुक TTP और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फंडिंग करना है, उनको हथियार प्रोवाइड करना है। जिसमें आपने देखा कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की जो तरसील होती रही है या मार्केट जिसके ऊपर कोई खेलता रहा है तो वो इंडिया है। 11% दुनिया के हथियार खरीदता है। तो आप अगर इन सारे फैक्टर्स को जमा करें तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में क्यों बदनाम किया गया, और ये जानबूझ के किया गया। किसी ने किया प्रोड्यूस किया, कुछ हमारी अंदर की गलती है, लेकिन बाहर से भी ये दोनों साइड से डैमेज है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा अभी वर्ल्ड अफेयर पे आपका माशाल्लाह बड़ी अच्छी नज़र है। दुनिया में भी जंग हो रही है, इन हालात में 21st सेंचुरी में जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये इसराइल में क्या हो रहा है, इसको आप क्या समझते हैं? थर्ड वर्ल्ड वॉर है या सेकंड वर्ल्ड वॉर की दोबारा एक्सटेंशन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्याल ये किया जाता था, जो मॉडर्नाइजेशन का पैराडाइम आया हमारे पास, कि इंसान बड़ी तरक्की कर गया और वो अमन और अमान की तरफ जाएगा, और ऐसा मैकेनिज्म बना लिया यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल रिजीम्स, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और ऐसा इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सबके लिए बाइस कंसर्न है, पॉवर्टी सबके लिए बाइस तशवीश है, इसी तरह से टेररिज्म सबके लिए बाइस तशवीश है। लेकिन हमने फिर क्या देखा? हमने ये देखा, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है, कि जो सच्चाई थी वो वही है जो सदियों पहले थी। हमने झूठ का पलंदा ऊपर डाला, जब इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बात वही निकलेगी कि बाय नेचर मैन जो है इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, और जब तक उसको अच्छी तालीम न दी जाए या अच्छा डंडा न दिखाया जाए, पावर न दिखाया जाए, तो वो सीधा नहीं होता। और दुनिया में चूंकि इस वक्त पावर चल नहीं रहा, यूनाइटेड नेशन उस तरह काम कर नहीं रहा, OIC उस तरह काम कर नहीं रहा, मल्टीलैटरल फोरम उस तरह काम कर नहीं रहे, तो इसलिए एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के लोगों की जिंदगी, उनकी माल, उनकी आज़ादी, उनकी वेलफेयर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सबको बर्बाद किए खड़ा है। और यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है हुमायूं साहब मेरे लिए, कि रियासत का जो खुद वजूद है उस पर बड़ा सवालिया निशान है। रियासत 1648 में आपने क्यों बनाई थी? ताकि 5 चीजें इंसानों को दी जा सके, उसकी जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़, उसकी वेलफेयर, उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, और उसकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए ऑर्डर एंड जस्टिस। अब उसकी बुनियाद पे इंटरनेशनल सिस्टम बनाया आपने, जिसमें इंटरनेशनल लॉ रखा, कोर्ट ऑफ जस्टिस रखी, यूनाइटेड नेशन को रखा, कि अब दुनिया में अमन अमान होगा, जंगो जदल के जरिए मसले हल होंगे, कोई किसी की आज़ादी को, ज़िंदगी को सल्ब नहीं करेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वही रियासतें एक रियासत के पीछे खड़े होकर उसको कह रही हैं जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो, यूनाइटेड नेशन को भी हम रोके रखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो भी करते रहेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक तरफ रियासत है तो दूसरी तरफ माशरा है। माशरा अकदार पे होता है, जो जैपनीज माशरे के अकदार, ठीक है ना। अमन चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये मुसलमान वर्सेस यहूदियों की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस ईसाइयों की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस बुद्धिस्ट की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस हिंदू की जंग नहीं है। केरला इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, यूके में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, स्टैंड लिया तो बेल्जियम ने लिया, स्टैंड लिया तो आयरलैंड एंड ऑकलैंड ने लिया, साउथ अमेरिका से कोलंबिया ने लिया, अफ्रीका के मुमालिक ले रहे हैं। इंसानियत की बुनियाद पे, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो कल को ये हमारे घर में भी है, इसको रोकना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे रोकी जा सकती है जंग? कैन वी स्टॉप इट? Definitely, how to do it? Sense of international society.
सेंस ऑफ इंटरनेशनल ये जो रैशनलिस्ट मॉडल है कि अगर आप सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी क्रिएट कर लें इस एनार्किक वर्ल्ड के अंदर, तो आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस एंड वॉर को रोक सकते हैं, और वही काम कर रहा है। देखें ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर 4.5 लाख लोग यूएस में निकल सकते हैं, तकरीबन 10-11 लाख अगर लंदन में निकल सकते हैं, इसी तरह 70,000, 80,000, 90,000 जो है यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर निकल रहे हैं। जापान का मैं देख रहा था, लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। तो ये सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी है ना, इसको बिल्ड करने वो कह सकते थे कि यार हम ईसाई हैं, वो मुसलमान हैं, हम उनके लिए क्यों निकालें, हम बुद्धिस्ट हैं, वो मुसलमान हैं, उनके लिए क्यों निकालें। इंसानियत, और इंसानियत क्यों अहम है, क्योंकि माशरा इंसानों का है, माशरा इंसानों का है। मैं समझता हूँ कि इंसानियत एक वो रास्ता है जिसके जरिए से आप इसको रोक सकते हैं, और मैं खुश हूं कि जापान इसी रास्ते के ऊपर इसी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। सर, हमारा जो जापानीज का फिलॉसफी है ना, वी हैव अ ह्यूमनिज्म। वी आर नॉट डेमोक्रेट, वी आर नॉट कैपिटलिस्ट, वी आर नॉट सोशलिस्ट। हम वहाँ तो है ही नहीं है सर। सबसे पहले आता है ह्यूमनिज्म। उसके बाद फिर आपने कोई डेमोक्रेसी बनानी है, उसके ऊपर फोल्ड बनाना है, जो मर्जी बनाना है, लेकिन फाउंडेशन अगर वो ह्यूमनिज्म की नहीं है, तो इतने पढ़े लिखे लोग हो के, मैं PhD करके, डिग्रियां लेके और इलेक्शन लड़के आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और आखिर प्रेसिडेंट के क्या करता है, मार दियो है। एक बंदे को मारना कहते हैं वो कत्ल होता है, और 1000 बंदों को मारना आपको मेडल मिलता है, यू आर ग्रेट मैन। एग्जैक्टली। तो सर दिस इज कंट्रडिक्शन ऑफ एजुकेशन। ये इनकी एजुकेशन ठीक नहीं हुई है। मैं जितने भी प्रेसिडेंट हैं ये जो काम कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ हूँ कि यार तुम्हें इसलिए पढ़ाया था, इसलिए प्रेसिडेंट बनाया था कि मारो एक दूसरे के ऊपर, उधर उक्राइना पे मारो या रशिया पे मारो। दिस इज समथिंग कॉम्प्लेक्स सर। आई थिंक दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। हुमायूं साहब, मैं अगर मुझे इजाजत दें, एक जुमला कहूँ प्लीज। ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान भी यही कहता है। लेकिन कुरान की एक और आयत है बनी इजराइल के हवाले से। जी प्लीज। बनी इजराइल यानी यहूदियों को कहा जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब था, इजराइल, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला जिसे कहते हैं। उनके बेटों को बनी यानी औलाद, उनके औलाद है ये बनी इजराइल। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब, इनसे पूछो ये बेगुनाह अंबिया को क्यों कत्ल करते हैं, बड़े कत्ल किए थे। हालांकि उन यहूदियों ने तो कत्ल नहीं किए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में थे। वो तो उन्होंने कत्ल किया था जो कि उनसे 400-500 साल पहले थे, जिन्होंने 70 अंबिया को कत्ल किया एक दिन में। इनको क्यों रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा है? इसलिए कि ये उनके एक्ट में राजी हैं, लिहाजा बराबर गुनाहगार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आज की दुनिया में किसी भी इंसान के कत्ल के ऊपर अगर जो राजी है वो भी उतना ही मुजरिम है जितना कत्ल करने वाला मुजरिम है। तो ये जो बेहिसी है रियासतों की इस एक्ट के ऊपर, जहां पे जेनोसाइड हो रहा है, पूरी दुनिया कंसेंसस है कि दिस इज जेनोसाइड। खुद ज्यूज कह रहे हैं दिस इज जेनोसाइड। उसके ऊपर दे आर कीपिंग साइलेंस। तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा, OIC के ऊपर आएगा, यूनाइटेड नेशन के ऊपर आएगा। ह्यूमन वैल्यूज जो हमें प्रोपेगेट किया गया, अमेरिकन वैल्यूज जो फाउंडिंग फादर्स ने दिया, जो वर्ल्ड लिबरल ऑर्डर जो वैल्यूज हमें दे रहा है, उसके ऊपर सवालिया निशान तो आएगा कि व्हाई यू आर कीपिंग साइलेंस, व्हाई यू आर सपोर्टिंग इजराइल। You are the part of that. It means, exactly, you are equally responsible for this. What is happening over there? Doctor, I think sometimes you are talking very religious thing also. आपकी बड़ी नजर भी है रूहानियत के ऊपर भी। मैं चाहूँगा थोड़ी सी एक फिलॉसफी है, उससे आपसे बात हो रही थी कि द क्राइस्ट विल बी कम अगेन, कि ये उनका फिलॉसफी है कि बैबलिक कंट्री के ऊपर वो चाह रहे हैं कि हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा। हम कहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम का आएगा, और मेरे ख्याल इसी इंतजार में वो यहूदी कहते हैं हमारी जगह यहाँ से वो फिर दज्जाल आएगा। व्हाट इज दिस स्टोरी? छोटे से टाइम में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को, जरा आपने बात की थी बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें, जो रियासतों के एक्ट है ना जी, हमारी दुनिया में उसमें मजहबी फैक्टर को इग्नोर करते हैं। जो मजहबी नजरिया है इसको इग्नोर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर के अंदर, और गालिबन इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमारी सेकुलर क्रीडेंशियल्स पे सवालिया निशान ना बने। लेकिन हकीकत ये है कि जो क्रिश्चियन राइट मूवमेंट है अमेरिका की, वो पेंटागन के अंदर पेनिट्रेट कर गई है। और जो ज्यू ज़ायनिज्म से पहले क्रिश्चियन ज़ायनिज्म वजूद में आई थी, और उसकी मिसालें प्रेसिडेंट विल्सन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट थे, हैरी एस ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट बने और वाइस प्रेसिडेंट थे डिलानो रोजवेल्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे। उस वक्त यहूदी आबाद हो रहे थे फलस्तीन में, तो ही सेड कि इट इज अ great event in the history of the mankind. It is one of the lesson of the Bible. तो आप इसे अंदाजा करें, religious factor is very dominant there.
अब क्रिश्चियन राइट मूवमेंट की वजह से जो अमेरिका में बिलीफ है कि आप यहूदियों को सपोर्ट करें, जब तक ये दुनिया में फसाद नहीं फैलाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, तो इनको लेट देम टू बी सेटल्ड देयर। अच्छा, यहूदियों का जो अकीदा है वो ये कहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, सारे ज्यूज तो इस तरह नहीं है, ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी किस्में हैं यहूदियों के अंदर। अजराई हैं, वो रिलीजियस होते हैं लेकिन इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं। अशकनाजी हैं, वो वेस्ट से जो माइग्रेट होके इजराइल गए हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, वो इसके हक में नहीं है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो है वो कहते हैं इन फलस्तीनियंस को निकाल बाहर फेंके, इन सबको कत्ल करें, चाहे बच्चों को भी न छोड़ें, क्योंकि 20 सालों के बाद ये हमारे खिलाफ लड़ेंगे। और वो इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट के अंदर पार्टनर हैं। सर ये ऐसा नहीं होगा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, उसको प्रिडिक्ट करिए कि ये बच्चा है, पैदा होगा, ये तेरी कौम को तबाह करेगा, जितने बच्चे पैदा होते हैं मार दो। ये उसकी एग्जैक्टली वो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं मोसेस वुड कम बैक विद द मिरेकल, जिसको वो मसीहा कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से चूंकि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर भी ये आइडिया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, जो ईसाइयों का जो अकीदा है उसको वो ऑथेंटिकेट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, जंग लड़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल, और हुकूमत होगी फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, और दुनिया के अंदर एक दफा फिर इस्लाम का बोलबाला होगा। तो रिलीजियस फैक्टर को आप निकाल बाहर नहीं कर सकते सर, और वो बिहेवियर आपके अंदर नजर आता है, क्योंकि मजहब जो है आपकी जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक, और मजहब जो है आपको मकसद देता है जिंदगी, इट्स योर लाइफ पॉलिसी सर। हाँ एग्जैक्टली। साइंस में, सेकुलर वर्ल्ड और रिलीजियस वर्ल्ड में बुनियादी फर्क ये कि साइंस कहता है हर चीज के पीछे काज है, फाइन। अगर पत्थर उड़क के आ रहा है तो उसके पीछे फोर्स काज है, ठीक है। जबकि इंसानों की जिंदगी में काज नहीं होता, पर्पस होता है। पर्पस किस नजरिए से ले रहे हैं? ज्यादातर मजहबी नजरियों से पर्पस होता है। तो हम भी पर्पस उनसे ले रहे हैं, यहूदी भी उनसे पर्पस ले रहे हैं, ईसाई भी ले रहे हैं, इवन मोदी भी पर्पस अपने रिलीजन से ले रहा है, जिसको आप हिंदू रेडिकलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से जो कुछ हो रहा है कश्मीर में माइनॉरिटीज के साथ, तो रिलीजियस फैक्टर को आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको कोई डिस्कस नहीं कर सकता सर। ये जब भी कोई मीडिया में बात होती है इसको हटा के बात करते हैं, सिर्फ अपने नेशनल बेनिफिट के लिए या स्टेट जो है। तो अभी जो जंग है, क्या ख्याल है ये रिलीजियस वार में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, क्योंकि अब तो एक देखा पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी बात करना आता हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारी जहादी तंजीमें हैं, और अभी वो मैं देख रहा न्यूज़ पे कि वो मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और जिहादी ग्रुप भी है, क्या है वो जाके मिल के हैं हमास के लीडर से, और वो न्यूज़ें लग रही है कि पाकिस्तान से जिहादी ग्रुप जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन करें कि क्या ये पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर सकता है इस चीज़ को? देखिए, पाकिस्तान का तो स्टांस शुरू से क्लियर है कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उसको तस्लीम किया जाए। 2 स्टेट सोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास की है, जिसमें जेरूशलम मस्ट बी द कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट वायबल पैलेस्टीनियन रियासत। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। पाकिस्तान कभी भी जिहादिज्म के नाम पे किसी को भी प्रमोट नहीं करना चाहता, न भेजता है। और जिहादिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में, जितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस ग्रुप्स जितने भी हैं, पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज हैं, उनको आपने देखा है कोई वोट बैंक उनके नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लोग लाइक नहीं करते, पीपल दे डोंट सपोर्ट देम। यस, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी इज वेरी मच क्लियर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है आफ्टर कनाडा जिसने सबसे ज्यादा पीस मिशन में यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन किया। तो हम तो दुनिया में अमन की बात करते हैं, नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इसके भी खिलाफ है, जो कुछ इजराइल कर रहा है इस वक्त फलस्तीन, ये क्यों इंसानियत के खिलाफ है, यूएन चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, देखें ना, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। पाकिस्तान वुड नॉट सपोर्ट दीज जिहादीज गो एंड फाइट ओवर देयर, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान वांट कि इंटरनेशनल बॉडी जो है वो अपना रोल प्ले करे, और कश्मीर का मसला हो या फलस्तीन का इशू हो, इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड, अदरवाइज ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लोबल वॉर की तरफ ले जाएगा, जो कि हमें नजर आ रहा है एस्केलेट होने के इसके बड़े खतरात हैं। माशाल्लाह, ये थोड़ा सा मैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादा ये जारी होती है, तो मैंने इसको क्लियर करें। फाइनली डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम मैं चाह रहा था, आखिर में चाहूँगा, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रही है नहीं होंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा, क्योंकि मैं बैठा हूँ जापान में, जापान की इंटरनेशनल मीडिया हमारी सोसाइटी, बल्कि पूरे अराउंड में वर्ल्ड जितने पाकिस्तानी हैं वही सोच रहे होंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, जो कि 8 फ़रवरी को जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको नजर आता है, ये करना पड़ेगा, इंटरनली भी है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अलबत्ता
क्रिटिक इसलिए होती है या शक व शुबा इसलिए होता है कि अब इलेक्शन हुए नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले ही आ रहा है कि कौन बना। हाँ, ये थोड़ा क्लियर। तो इस वजह से क्या इलेक्शन फेयर होंगे, इस पे सवालिया निशान ये है। सवाल है, ठीक है। अलबत्ता एक चीज हुमायूं साहब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं या डेमोक्रेसीज होती हैं, उनके अंदर आप देखें तो वो झूठ ज्यादा बोलते हैं बनिस्बत डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन रूलर्स की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो, चूंकि अजम्पशन ये है कि लोगों की जो राय है वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है, एंड जो लीडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो वो इस वजह से अपने आइडियाज के ऊपर झूठे झूठे नैरेटिव बना के लोगों को कायल करते हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो आपके मफाद के मुताबिक है। ठीक ठीक। लेकिन जब ये लीड्स आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलते, और चूंकि वहां पे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बनिस्बत एक अथॉरिटेरियन रूलर के, चूंकि वो लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो वो उसे झूठ बोलने की और बार बार नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान क्या मिल गया? नहीं मिला। कितने मिला? कर्ज उतारो मुल्क सवारो, नहीं हुआ। क्या हो गया? नहीं हुआ सर, नहीं हो गया। नया पाकिस्तान क्या बन गया? नहीं हुआ। तो ये आपको ये बता रहा हूं कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं, जी जी, क्या वो ट्रक की बत्ती वाकई सही अंदाज में खुद वेस्ट जहां से डेमोक्रेसी चली है वहां काम कर रही है? अगर कर रही होती तो डेमोक्रेसी का जो अजम्पशन है कि इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे लव पीस बिकॉज दे वांट हैप्पीनेस, नॉट वॉर। वॉर गिव्स यू डेथ, पेन, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या लोगों की राय के ऊपर इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा अमेरिका? बहुत बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया। क्या मोदी इजराइल की सपोर्ट नहीं कर रहा? केरला के लोगों ने प्रोटेस्ट करके बताया आप गलत कर रहे हैं। क्या उनकी पब्लिक ओपिनियन मानी जा रही है? कैनेडियन लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, और होटल में खाना भी उसे नहीं खाने दे रहे। तो क्या ट्रूडो ने अपनी स्पेशल फोर्सेस इजराइल से वापस बुला ली है? तो डेमोक्रेसी किस बात की डेमोक्रेसी है? और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक इसका ताल्लुक तारीख और इसकी सकाफत के साथ नहीं होगा। हमारी तारीख और सकाफत में जमहूरियत पहले से मौजूद थी, जिरगे की सूरत में, औताक की सूरत में, पंचायत की सूरत में। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए था। अच्छा, वो डेमोक्रेसी जो वेस्ट का हम लेके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी तारीख, उसकी सकाफत का पस मंजर मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। और वो डेमोक्रेसी इनलाइटनमेंट की वजह से वजूद में आई है। इनलाइटनमेंट रिफॉर्मेशन की वजह से आई है। रिफॉर्मेशन बाइबल की रीइंटरप्रिटेशन पे है, जिसको क्रिश्चियन जायनिज्म कहते हैं। तो क्रिश्चियन जायनिज्म तो आपका अकीदा नहीं है। जब उसको उठा के आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे अनफिट नजर आती है। इसी वजह से आपके सारे डेमोक्रेटिक लीडर यहाँ पे नाकाम नजर आ रहे हैं। क्लैश होगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी डेप्थ में मैं होता है 1 घंटा 2 घंटे भी आपसे बात होती थी, आधे घंटे से ऊपर जा रहा है। मैं चाह रहा था एक मैसेज है ना, पूरा मतलब वर्ल्ड देख रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम पाकिस्तान के बारे में बड़े फिक्रमंद हैं कि उनकी ऐसी फिक्र दूर हो जाए। बताएं कि फिक्र ना करो जनाब, सब कुछ ठीक हो जाए, हालात छड़ दियो। अपना एक मैसेज अपना दे दिए प्लीज। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और मैं कहता हूं कि इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं नहीं कहता, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, हफीज मलिक साहब मरूम भी कहते थे, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया। इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, इफ देयर इज अ पावर इन द रीजन, दैट इज पाकिस्तान। फाइन। अब जो आपका पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, आई बिलीव इट इज आर्टिफिशियल। इट इज आर्टिफिशियल। व्हाई? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है $350 बिलियन की, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी लगभग $700 बिलियन की। तो अगर वो हो जाए तो आपकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। तो क्राइसिस तो आपको नजर आ रहा है वो 300-350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में नजर आ रहा है ना, $700 बिलियन की इकोनॉमी तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। तो लिहाजा इसी वजह से हमने डिफॉल्ट भी नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी के पास डॉलर्स भी मौजूद हैं, गोल्ड रिजर्व्स भी मौजूद है। वंस एतबार हुकूमत पे बन गया, मार्केट में आप दोबारा रेल पेल देखेंगे। पॉलिसी सही होनी चाहिए, सही बंदा सही मुकाम पर आके बैठ जाए, जिसे जस्टिस कहते हैं, जो कुरान भी कहता है, सुकरात भी कहता है, अरिस्टोटल भी कहता है। किसी चीज को अहल मुकाम पर रखना जस्टिस है। सही आदमी सही वक्त पर सही मुकाम पे आ गया, पाकिस्तान यूं फ्लाई करेगा। यस थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, तो ये मेरे थे डॉक्टर मुनव्वर साहब, मेरे साथ बड़ी डेप्थ की बात है। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी हम उनके साथ करेंगे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।